नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। जिस देश के अतीत पर नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आश्रय गर्व किया जाता हो, उस देश के भीतर यदि शिक्षकों को, अध्यापकों को विश्वविद्यालय से और कोचिंग संस्थाओं से निकाल दिए जाने पर जश्न मनाया जाने लगे तो बात तो होनी चाहिए। जिस देश के अतीत पर शिक्षा के क्षेत्र के आश्रय गर्व किया जाता रहा और तमाम शिक्षकों ने अलग अलग लिहाज से भारत को नए सिरे से गढ़ने मथने की परिस्थितियों को निर्मित किया, उस देश के भीतर यदि शिक्षकों को ही निकाल देने की परिस्थितियों को निर्मित किया जाने लगे और उसको एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक जश्न के रूप में उसको मनाया जाए तो चिंता तो होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आज शिक्षा का जिक्र कहां से आ गया, शिक्षा का उल्लेख कहां से आ गया, तो सब्र रखिए, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो ना सिर्फ इस वीडियो को देखने वाले के लिए अपितु आप जिन तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज का वीडियो किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक क्षेत्र विशेष को प्रभावित नहीं करता, बल्कि हर किसी को प्रभावित करता है। हम ऐसी परिस्थिति का आपसे उसके दोनों पहलुओं को आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिर उसके पश्चात आपके सामने ही एक सवाल रखेंगे कि जो बात हम कह रहे हैं और जिस बात को लेकर हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं या बीते कुछ दिनों से चिंता व्यक्त हो रही है, उसको कितना जायज़ वो है और कितनी जायज़ वो नहीं है। हम आपको एक वीडियो सुनाना चाहते हैं और इस वीडियो को पहले आप सुनिए, और इस वीडियो को सुनने के पश्चात आगे जब हम आपसे इसका विश्लेषणात्मक संवाद करेंगे तो हम अपनी बात को और पुख्ता रूप से नए सिरे से रखेंगे। पहले आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें एक शिक्षक आपको सुनाई देंगे। वीडियो को सुनिए। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो ये जो वीडियो आपने सुना, ये वीडियो एक कोचिंग संस्था का है जो ऑनलाइन कोचिंग देती है। इसका नाम है अनअकैडमी, और अनअकैडमी के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसमें तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें IAS, IPS, जुडिशरी के एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। उसी में लॉ के क्षेत्र के ये अध्यापक महोदय, जिनका नाम है करण सांगवान, बीते दिनों जब अपने लॉ फैकल्टी के छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, यानी उनका लेक्चर कंडक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान जब उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि बीते दिनों संसद में 3 नए कानून लाए गए, जिसमें भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता का एक नया प्रारूप भारत के लिए लाया गया। यानी जो अभी भारत के भीतर IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की व्यवस्था चली आ रही है, अब उसको केंद्र सरकार ने नए सिरे से भारतीयता के लिहाज से बदलने का निर्णय लिया। इसको लेकर करण सांगवान ने अपनी भावनाएं जो व्यक्त की, तो उसमें वो ये कह गए कि अब मुझे नए सिरे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैं अपने छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब आप वोट डालने जाएं तो किसी पढ़े लिखे आदमी को वोट दें, और ऐसे आदमी को वोट या ऐसों को वोट ना दें जो सिर्फ नाम बदलते, काम नहीं करते, जो उनकी पीछे की भावना रहे। अब इस बात को लेकर करण सांगवान को तो ये बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुख से निकला प्रत्येक शब्द उनके कैरियर पे ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देगा, लेकिन जैसा कि नए परिस्थितियों में होता है, करण सांगवान के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग गया, और जिस तरह से उनका विरोध होने लगा और ये सवाल उठाया जाने लगा कि करण सांगवान कौन होते हैं, पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखों के सर्टिफिकेट बांटने वाले, इसको लेकर इतना दबाव बढ़ा कि अनअकैडमी ने उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया, यानी शुद्ध रूप से अंग्रेजी में कहे तो टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब अब करण सांगवान का अनअकैडमी से कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अब वो उसके पूर्व शिक्षक हो गए। सामान्यतः
टर्मिनेट को तो बहुत साधारण घटना मानना चाहिए, लेकिन जिन परिस्थितियों में और जिन कारणों को दिशा निर्देश मानते हुए इस टर्मिनेशन को किया गया, वो कहीं ना कहीं हर किसी नागरिक के भीतर चिंतन मनन का सबब तो होना चाहिए। करण सांगवान ने क्या कहा? किसी पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ को वोट दीजिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि करण सांगवान इस बात का उल्लेख कर रहे हैं तो आखिर हम बहुत जिम्मेदारी से इस बात का उल्लेख कर रहे हैं बिना किसी के प्रति दुर्भावना या दुराग्रह रखते हुए, आखिर इस सवाल से गुस्सा या आहत होने वाले एक तरफ के लोग ही क्यों हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। आखिर जिन लोगों की अपनी आस्था और उनको पूरा हक है संविधान के लिहाज से, आखिर जिनकी आस्था प्रधानमंत्री के भीतर है, वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर है, किसी भी कारण से उन्हें ही इस बात का बुरा क्यों लगा? और विरोध करने वालों में वही लोग क्यों उतर के आए कि करण सांगवान को बाहर निकाला जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। लेकिन सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के संदर्भ में उन्हीं के गृह मंत्री संसद के पटल पे इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय से बाकायदा एमए की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, तो प्रधानमंत्री तो अशिक्षित के श्रेणी में नहीं आते, वो ग्रेजुएशन की में उसमें आते हैं श्रेणी में। तो सवाल यह कि उनको आहत क्यों हुआ, वह इस बात को लेकर किसी भी प्रकार से उत्तेजित क्यों हुए? और जब करण सांगवान के पश्चात हम यहाँ दोहरे मापदंडों का भी जिक्र करना चाहेंगे, उनकी अनअकैडमी के जो को फाउंडर यानी जिसने उस संस्था की नींव रखी, रोमन सैनी, उनका भी एक ट्वीट आता है जिसमें वो साफ तौर पे इंगित करते हैं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस प्रकार है कि हम एक शिक्षण संस्था है और हम उच्च श्रेणी के शिक्षा को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसको लेकर हमारे तमाम शिक्षकों के लिए हमने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जहां बिना किसी पक्षपात के शिक्षा दी जाती है और हर प्रकार की शिक्षा को यहां से दिया जाता है। कक्षा अपने व्यक्तिगत ओपिनियन और व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने का स्थान नहीं है जो कि किसी को भी प्रभावित कर सकता है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि चूंकि करण सांगवान ने हमारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया, तो ऐसे में हमने उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। कमाल की परिस्थिति है, यही रोमन सैनी जब नोटबंदी से लेकर तमाम परिस्थितियों में वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, तब क्या इन्हें याद नहीं आ रहा था कि अपने पॉलिटिकल जो इनका अलाइनमेंट है या किस ओर इनका झुकाव है, ये लोगों को प्रभावित कर रहे हो? जिस नोटबंदी के फैसले के तहत लाइनों में खड़े होकर ना जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई, कितने ही लोगों के पैसे इस रूप में अटक गए कि भविष्य को लेकर इतने आशंकित लोग हो गए कि हार्ट अटैक से लेकर ना जाने किन किन परिस्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा। क्या रोमन सैनी से पूछा नहीं जाना चाहिए कि आप खुद तो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को मानते नहीं, लेकिन जब दूसरी तरफ की एक बात आई तो आपने उन्हें बर्खास्त कर दिया, उन्हें निकाल दिया। खैर, निकाल दिया वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन दोहरे मापदंडों का जिक्र यहां करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी एक रहा, यह सही है कि भारत के भीतर शिक्षा और अशिक्षित के बीच के फर्क को हम मिटा नहीं सके और इस परिस्थिति का किसी एक व्यक्ति को दोष देना या उन्हीं को तंज में रखना यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आज भी यह तथ्य है कि दूर दराज के इलाकों में, सुदूर गांव के इलाकों में उस रूप में शिक्षा व्यवस्था आज भी नहीं पहुंच पाई जहां बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल सके और वो एक नई जिंदगी के आसरे आगे बढ़ सके। ये बात बिल्कुल सही है। किसी का शिक्षित होना अहंकार का प्रतीक नहीं हो सकता और किसी का अशिक्षित रहना उसकी गुमनामी का कारण नहीं होना चाहिए। अशिक्षित व्यक्ति भी अपने लिहाज से आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर इनकार नहीं है। तमिलनाडु के इतिहास में आज भी यदि के कामराज के प्रशासनिक कौशल्य को याद किया जाता है तो यह भी बताया जाता है कि वो कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने कौशल्य से, अपनी प्रतिबद्धताओं से तमिलनाडु को एक नई दिशा दी। तो हम किसी के शिक्षण या उसकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन यह जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति यह बात कह रहा है कि शिक्षित को वोट दीजिए तो इसमें गलत क्या है। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए, इसमें कोई अपशब्द नहीं है। पहली बात,
दूसरी बात, करण सांगवान ने किसी का नाम नहीं लिया। और तीसरी बात, एक तरफ के वर्ग के लोग ही आहत क्यों हुए? राहुल गांधी के मानहानि के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह सवाल था कि मोदी सरनेम को लेकर आहत होने वाले सभी लोग बीजेपी से क्यों जुड़े हुए हैं, जबकि मोदी समुदाय के यदि 12 से 13 करोड़ लोगों की दुनिया भर में उपस्थिति है तो हर किसी ने तो मानहानि नहीं की, लेकिन एफआईआर से लेकर मानहानि के मुकदमे केवल बीजेपी के पदाधिकारियों ने ही क्यों करे? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि मन के भीतर क्या आत्मग्लानि है या किसी बात को लेकर, क्योंकि इसमें तो इनकार नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह पूरा मुहिम शुरू किया कि एक चौथी पास राजा की वो कहानी हर जगह सुनाने लगते हैं। हालांकि भारत जैसे संभ्रांत देश में किसी के ऊपर चौथी पास के रूप में व्यंग्य करना भी ठीक नहीं है। किसी की निजी जिंदगी पे हमें टिप्पणी करने से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अपने लिए, जैसा हमने पहले कहा, शिक्षक और शिक्षित होना अहंकार का प्रतीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के भीतर वो फैक्टर है। हम उसमें उसका उल्लेख यहां इसलिए कर रहे हैं कि किसी की शिक्षा यदि उसे प्राप्त नहीं तो वो उसका गलती नहीं है, लेकिन उसको छिपाना तो नहीं चाहिए। और यह सिर्फ करण सांगवान की बात नहीं है। अशोका यूनिवर्सिटी में बीते दिनों एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम सब्यसाची है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ नतीजों के संदर्भ में हेरा फेरी की आशंकाएं दिखाई देती है। और उसको लेकर उन्होंने जो 11 लोकसभा सीटों का अध्ययन किया, उसमें उन्होंने पाया कि किस प्रकार एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के वोटों को हटाया गया, मताधिकारों को सीमित किया गया और तमाम ब्यूरोक्रेसी उसमें कैसे जब अंतर घटता चला गया बीजेपी और गैर बीजेपी दलों के बीच, तो ब्यूरोक्रेसी का भी उसमें एक योगदान रहा। तो इस बात को लेकर के सब्यसाची पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन कमाल की परिस्थिति यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो उस दिन देश के प्रधानमंत्री ने जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया कि 2014 और 2019 के चुनावी परिणामों पर बाकायदा शोध होना चाहिए और रिसर्च पेपर आने चाहिए कि यह चुनाव किस प्रकार से इसके नतीजे रहे। लेकिन आज यदि कोई शोध करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो सवाल यह है कि जिस देश के भीतर नालंदा और तक्षशिला को लेकर के आज भी इतिहास के पन्ने पलटते हुए एक वर्ग लगातार क्रोधित होता रहता है कि आक्रांताओं ने हमारे विश्वविद्यालयों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, संग्रहालयों को जला दिया, पुस्तकालयों को जला दिया, वही आज जश्न मना रहे हैं कि एक शिक्षक को अपदस्थ कर दिया गया। यानी कमाल की परिस्थितियों के भीतर हम जी रहे हैं, लेकिन दोहरे मापदंडों के भीतर जीना इसे ही संभवतः कहते हैं कि हम एक और तो बात करते हैं कि हम अपने देश को शिक्षा के लिहाज से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब शिक्षा का ही एक पैमाना सामने लाया जाता है तो उसको लेकर हम क्रोधित हो जाते हैं। इस देश के भीतर हम बहुत कड़वी बात अब कहना चाहते हैं। इस देश के भीतर बीते 9 वर्षों का सच है कि लाखों छात्रों ने सिर्फ इसलिए भारत से बाहर जाना स्वीकार किया क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली पर उन्हें विश्वास नहीं था और वह पढ़ने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर गए, लेकिन भारत की एक यूनिवर्सिटी की ओर उनका ध्यान नहीं गया। जिस देश के भीतर आज भी एक यूनिवर्सिटी के भीतर यह मादा नहीं हो पा रहा है कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 50, 100 या 200 यूनिवर्सिटियों में अपना स्थान बना सके, उस देश के भीतर हम एक शिक्षकों को निकालने के लिए उनके निकालने पर जश्न मनाते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि भारत की नौजवान और आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के लिहाज से भारत को आगे बढ़ाएंगी। आप कल्पना कर रहे हैं ये कौन सी दिशा की हम उल्लेख कर रहे हैं? जब शिक्षित ही नहीं होंगे और शिक्षा को लेकर इस प्रकार का एक गैर जिम्मेदाराना नकारात्मक रवैया रहेगा। आप करण सांगवान के विचारों से असहमत होइए, बिल्कुल होइए, उनकी बातों को लेकर असहमति व्यक्त करिए, बिल्कुल करिए, हम भी ये बात कह रहे हैं,
कि किसी की अशिक्षा या किसी का शिक्षित ना होना उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसका दुर्भाग्य का कारण नहीं हो सकता है, उसके मजाक बनने का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन क्या असहमति का परिणाम यह होना चाहिए कि करण सांगवान को अपदस्थ कर दिया जाए? यह तो कोई समाधान नहीं होता। यह तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर हम एक और तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र करें कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, और दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र के भीतर एक और अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची हैं, और दूसरी ओर अनअकैडमी के करण सांगवान, और फिर हम जिक्र करते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मजाक की भी एक सीमा होनी चाहिए। लिटरली एक सीमा तो होनी चाहिए मजाक की भी। लेकिन चूंकि ये बदलती परिस्थितियां, तो यह उम्मीद मत रखिए, बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, हम भी नहीं रखते हैं। लेकिन इस सवाल को और इस वीडियो का जब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। जब इस देश की संविधान सभा भारत के संविधान को लिखने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए थी, और वो ये तय करने में लगे हुए थे कि भारत को नई दिशा में आज़ादी के पश्चात कैसे बढ़ाना है, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये इस बात का उल्लेख किया था कि भारत में हर व्यक्ति को मताधिकार का हक होना चाहिए। तो इसको लेकर संविधान सभा के भीतर ये सवाल उठा कि इस तरह तो अशिक्षित लोगों को भी, या जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें भी वोट का अधिकार मिल जाएगा, और वो अपने जैसों को ही सत्ता में बिठा देंगे। यानी अनपढ़ लोग मंत्री बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का उल्लेख किया था कि उन्हें भी इस बात का हक है। हम केवल शिक्षा के बुनियाद पर भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि यदि कोई शिक्षा को लेकर बात कहे या जागरूक करना चाहे तो उसे निकाल बाहर करिए। यह भारत की परिस्थितियों का एक छोटा सा विवरण है। नेहरू के दौर से वर्तमान के अमृत काल कहिए, कर्तव्य काल कहिए, कोई भी काल कहिए, लेकिन यदि परिस्थितियां इस मुहाने पर आन पड़ी है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में भी नहीं हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिस्थितियां केवल कागजी किताबों में ही रह जाने के लिए तैयार रह जाएंगी। वो धरातल पे नहीं उतरने वाली। इसको आप लिखकर अपने पर्स में रख लीजिए या संदूकों में बंद करके समंदर में गाड़ दीजिए, और आज से 100 साल बाद, माफ कीजिए 1000 साल बाद यदि आप जीवित रहें तो निकाल के पढ़िएगा कि 1000 साल पहले हमने ये बात लिखी थी। लेकिन चाहे करण सांगवान का उदाहरण हो या सब्यसाची का, भारत की परिस्थितियां अब उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई हैं जहां हर व्यक्ति को यह सोचना जरूरी हो गया है कि क्या यही वह भारत है जिसकी आजादी के समय, जिसकी बागडोर, जिसकी उंगलियों को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सिद्धरामैया, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, इन लोगों ने उसकी उंगलियों को पकड़ के आगे चलना सिखाया था। उस देश के भीतर जब बात संविधान बदलने तक की हो रही हो, तो शिक्षक के परिस्थितियों को बदलने तो बहुत छोटी बात प्रतीत होती है, लेकिन ना संविधान को बदलने की सोच छोटी है और ना ही शिक्षकों को हटाने की तय आपको करना है। करण सांगवान की परिस्थितियों में उनके खिलाफ ही जश्न मनाना है या अपने अतीत को कोसते हुए, नालंदा और तक्षशिला को तो आप कोसेंगे कि उसको आक्रांताओं ने ढहा दिया, लेकिन वर्तमान का जश्न मनाएंगे और फिर कहेंगे ये अमृत काल है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते एक बात तो हम आज जरूर कहना चाहेंगे। बिट्टू बजरंगी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है नूह हिंसा के आरोपी को, और जैसे ही बिट्टू बजरंगी पर अदालत का फैसला आया तो विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात का ऐलान कर दिया कि बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब आप सोच लीजिए, बिट्टू बजरंगी तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खुमार में धर्म की लड़ाई लड़ने निकल पड़ा, लेकिन उसके धर्म की लड़ाई ने अंतोगत्वा उसे जेल की सीकचों के पीछे पहुंचा दिया और विश्व हिंदू परिषद ने भी उससे अपना पल्ला झाड़ लिया।
तय आपको करना है कि अपने एक हाथ में कलम और एक हाथ में किताब के आश्रय अपना भविष्य बनाना है, या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरीखे संगठनों के आश्रय अपने कथित धर्म की लड़ाई और भारतीयता के आश्रय हर चीज को कॉलोनियल माइंडसेट दिखाने की परिस्थितियों में बह जाते हुए धर्म की लड़ाई लड़नी है। फैसला आपको करना है। अंतोगत्वा जिंदगी कलम ही बनाएगी, आपका विवेक ही बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि बिट्टू बजरंगी बनकर रहेंगे तो तालियां ही बजाते रह जाएंगे, लेकिन कलम और विवेक को जीवित रखेंगे तो संभवतः नागरिक की भांति कुछ समीक्षा कर लेंगे। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।